वेलकम फ्रेंड्स। और मुद्दा वही है, जातीय जनगणना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जातीय जनगणना इस समय सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ गई है, क्योंकि 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। इस वीडियो में मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस जनगणना का प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसमें क्या क्या फैक्ट है, इसमें प्री और मेंस का क्या क्या पॉइंट है। प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो में आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की मांग? क्या फायदा, क्या नुकसान? अंदर की राजनीति है या फिर आर्थिक विकास का मंत्र है? समझते हैं इस वीडियो में। और यह करंट अफेयर्स का विषय बन गया है। क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना पर बिहार के सभी राजनीतिक दलों की बैठक 27 मई को आहूत करने की सूचना प्राप्त हुई है। विदित हो कि बिहार में जातिगत जनगणना की मांग आज की नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चल रही है। बिहार विधानमंडल का प्रस्ताव भी पास हुआ है इस पर। सबसे पहले 18 फरवरी 2019 को जातीय जनगणना कराने को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ और फिर विधानसभा ने 27 फरवरी 2020 लगातार दूसरे साल इस पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार के झोली में डाल दिया। यानी कि यह मुद्दा पहले से चला आ रहा है। अब लगे हाथों जान लीजिए कि केंद्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है। केंद्र के सरकार ने कहा है कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। जातिगत जनगणना के पक्ष में भारत की सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ने वहीं पर राज्यों को छूट दी है, इजाजत दी है कि अगर वे चाहें तो अपने खर्चे पर अपने राज्य में जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस करा सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है समझने का। 1931 के बाद नहीं हुई है जातिगत जनगणना, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजादी से पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी ब्रिटिश काल में, जिसके बाद से दोबारा कभी नहीं हुई। 1941 में जनगणना का समय था और जाति आधारित डेटा जुटाया भी गया था, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा एकत्र किया गया, लेकिन ओबीसी और अन्य जातियों का डेटा एकत्र नहीं किया गया। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में विद्यार्थियों के लिए है और अब इसकी मांग की जा रही है। नेहरू सरकार का क्या दृष्टिकोण था जब देश का नया संविधान लागू हुआ? 1951 में तत्कालीन नेहरू सरकार के पास भी जातीय जनगणना करने का प्रस्ताव आया। उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने जातीय जनगणना के प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया और कहा कि जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। ये उसी समय गृह मंत्री जो भारत के एकीकरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, उन्होंने उसी समय इस बात को समझ लिया था कि जातिगत जनगणना देश के ताना बाना को ध्वंस कर सकती है। समय बदला, फिर क्या हुआ? 2011 में सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र किया गया। इसको SECC बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। लेकिन इसे रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं की गई भारत सरकार के द्वारा। बताया गया कि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें करीब 34 करोड़ लोगों की जानकारी गलत थी। सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में
प्रत्येक परिवार की स्थितियों के बारे में पता लगता है, जो समाज में व्याप्त असमानता का मानचित्रण प्रस्तुत करता है। तो 2011 में भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। जाति आधारित जनगणना से देश को उठाना पड़ सकता है। समझिए इस बात को कि क्या उठाना पड़ सकता है। नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर चर्चा की जा रही है। देश की जनसंख्या सुरसा के समान बढ़ रही है। ऐसे में जातिगत जनगणना जब होगा तो पता चलेगा कि उसके किसी खास जाति की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो वह जाति परिवार नियोजन को जिसकी संख्या कम हो रही है अपनाना छोड़ सकती है, और जिस जाति की जनसंख्या बढ़ रही है वो अपना दावेदारी और ज्यादा करेगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र का जो ताना बाना है वो जाति पर जाकर टिक जाएगा। देश की जनसंख्या में और तेजी से भी इजाफा हो सकता है। सब लोग अपना अपना जाति बढ़ाने के लिए हम दो हमारे दो के जगह पर हम 11 तुम 11 ये संख्या होना शुरू हो जाएगा। देश का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक है, जो डेमोक्रेसी है, वो पॉपुलेशन और जाति इन्हीं दो मंत्रों के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। ये इसका निगेटिव पॉइंट है। अगर राजनीतिक दल जातिगत जनगणना का राजनीतिकरण न करें, लेकिन यह प्योर पॉलिटिक्स का विषय है, राजनीतिकरण तो होगा ही। जातिगत जनगणना जो है राजनीति का ही दूसरा पहलू है। इसमें मंशा कहीं से भी प्योर नहीं है। इसके आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सकता है अगर ये अपॉलिटिकल हो, गैर राजनीतिक हो, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। जनगणना की बात करें तो देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जनगणना बताती है देश को कि आबादी का चरित्र क्या है, आकार क्या है, वितरण क्या है, इत्यादि इत्यादि। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, और उस समय लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय। परंतु लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना, रेगुलर सेंसस करवाना शुरू किया, और इस प्रकार रेगुलर सेंसस की शुरुआत हो रही है 1881 से, लॉर्ड रिपन के टाइम में। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या करवाई जाती रही है। 2011 के बाद 2021 में भी जनगणना कराने का टाइम था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वह नहीं हो सका। अब 2022 जो इस साल बचा है, या फिर 2023 में यह जनगणना संभावित है। और ये जो जनगणना होने वाली है भारत की, वो देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। इस जनगणना का जो थीम है, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगर संविधान और जनगणना की आप बात करें तो संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में जो जनगणना है, जनसंख्या जनगणना अंकित है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल भारत की संसद को है। दूसरे शब्दों में समझिए तो राज्य की विधायिका, किसी भी राज्य की विधायिका इस पर कानून नहीं बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 एक बात और कहता है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, जो लोकसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करेगा। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। यह पार्लियामेंट के एक्ट से बनता है परिसीमन आयोग, और उसमें डेटा लिया जाता है लेटेस्ट, यानी 2021-22-23 में होगा तो इसका डेटा परिसीमन आयोग से लिया जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने जाति विवरण के अभाव में वास्तविक लाभार्थी की समस्या को उजागर किया था, लेकिन इस सिफारिश पर विचार नहीं किया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन।
अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का अधिकार है। 16(4) कहता है राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण देगा जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में पर्याप्त न हो। इसलिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना उचित हो सकती है जो वास्तविक स्थिति का पता लगाए। लेकिन सवाल यह है कि जातिगत जनगणना होगा तो उसका सदुपयोग से ज्यादा इसका दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। देश में जो एकीकरण इस समय चल रहा है वो देश का जाति के आधार पर एक तरह से आप देखें तो जाति आधारित समाज पुनः स्थापित हो सकता है, जिससे भारत बहुत आगे निकल चुका है 1991 के आर्थिक नीतियों के बाद। तो इसे समझना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, सामाजिक आर्थिक जनजातिगत जनगणना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए आवास और शहरी विकास मंत्रालय डेटा इकट्ठा करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मैं कहूं ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी और आवास विकास मंत्रालय शहरी क्षेत्रों के लिए इकट्ठा करता है। प्रत्येक राज्य में ये दोनों मंत्रालय होते हैं और होम मिनिस्ट्री के अंडर में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में सहयोगी भूमिका निभाते हैं। और 1931 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी उस समय भारत के वायसराय, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लॉर्ड विलिंगटन थे। तो कुल मिलाकर यही बिंदु है आपके समक्ष जो मैंने रखा। अलग अलग पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और संविधान और जनगणना के बारे में भी आपको बताया और यह भी बताया कि जनगणना का मतलब क्या होता है और देश को इससे कितना मेरिट और कितना नुकसान हो सकता है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के बारे में जो 2011 में बताया लेकिन जिसे पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि डेटा में खामियां थी। नेहरू सरकार के दृष्टिकोण के बारे में भी मैंने बताया कि वल्लभ भाई पटेल का क्या दृष्टिकोण था और क्यों उन्होंने जातिगत जनगणना को खारिज कर दिया था, जो आज भी एक तरह से लागू है उस व्यू पॉइंट को। और मैंने कहा 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही डेटा लिया गया, अन्य जातियों का नहीं लिया गया। और केंद्र सरकार कहती है कि स्पष्ट कह दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगा केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य चाहे तो अपना करवा ले अपने खर्चे पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसका पहलू ये है कि अगर राज्य करवाएगा तो केंद्र सरकार उस पर डाउट कर सकती है और कहेगी कि ये डेटा सही नहीं है या तमाम सी बातें हैं केंद्र के योजनाओं में वो लागू नहीं हो सकता है। और विधानमंडल का 2 बार का प्रस्ताव आया है 2019 में और 2020 में कि जातिगत जनगणना हो। और अब क्या हो रहा है, सारा का सारा पॉलिटिक्स आ गया है बिहार में, पूरे देश का पॉलिटिक्स इस समय पटना में आ गया है। जातिगत जनगणना होना है और यही तलाक का बड़ा मुद्दा संभवतः हो सकता है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और इस राजनीति में कहीं जातिगत जनगणना पीछे न छूट जाए। कैसा लगा ये वीडियो, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।